हेलो बच्चों, सेठ सीएल हिंदी हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी के आरोह भाग 1 पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड काव्य 4 जो कि जिसका नाम है वो आँखें, जिसके रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। तो आज हम बच्चों उस काव्य की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम कवि का एक संक्षिप्त परिचय देखते हैं, उसके बाद काव्य की व्याख्या देखेंगे, फिर शब्द संपदा तथा उससे कुछ जरूरी जो प्रश्न उत्तर है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम बच्चों हम सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन का एक संक्षिप्त परिचय देखते हैं। उनकी एक पंक्ति लिखी हुई है जो पल्लव की भूमिका से ली गई है। कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसके शब्द सस्वर होने चाहिए, जो बोलते हो सेब की तरह, जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर ना समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े, जो कि पल्लव की भूमिका से लिया गया है। आगे बच्चों हम उनके जीवन का परिचय देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का मूल नाम बच्चों गोसाई दत्त है। जन्म सन 1900 में कौसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि है। सम्मान उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार उन्हें दिया गया है। सुमित्रा नंदन पंत जी की मृत्यु का सन 1977 में उनका अवसान हुआ। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत जी प्रकृति के चितेरे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत जी ने ही किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्ष धर रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आँखें जैसी कविताएं भी लिखी। इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा, बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। प्रस्तुत कविता वे आँखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है, जो हमारे काव्य का सारांश है बच्चों। वे आँखें तो पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग के शोषण के शिकार
किसान का जीवन कवि को बहुत आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। तो बच्चों, जो हमारे काव्य का सार है, जो कि पंत जी ने यहाँ पर बताया है कि युगों युगों से किसान जो है वो हमेशा से जो ज़मींदार रहे हैं उनके शोषण का शिकार होता आया है, और वे आंखें जिस एक ऐसे किसान की जो कथा है कि जो संपन्नता से उत्पन्नता में आ जाता है, जिसकी बहुत खुशहाल जीवन होती है, लेकिन ज़मींदारों का अत्याचार उस पर कुछ इस तरह से होता है कि उसका खुशहाल जीवन एकदम अंधकारमय हो जाता है। और उसी के जीवन की चर्चा करते हुए यहाँ पंत जी ने इस काव्य की रचना के द्वारा हमें बताया है। तो चलो बच्चों, अब हम लोग काव्य की व्याख्या देख लेते हैं। तो पहले पंक्ति है हमारी, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। तो यहाँ पर गुहा यानी गुफा, सरीखी अर्थात समान, दारुण अर्थात निर्दय या कठोर, तथा है नीरव अर्थात शब्द रहित, रोदन अर्थात रोना। तो यहाँ पर बच्चों प्रसंग में सर्वप्रथम हम लिखेंगे, किसी भी पंक्ति की व्याख्या करने से पहले उसके बाद प्रसंग के बारे में लिखना बहुत ज़रूरी है। तो प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता वे आंखें से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इस कविता में कवि ने भारतीय किसान के भयंकर शोषण एवं दयनीय दशा का वर्णन किया है। तो बच्चों, आप किसी भी इस काव्य की किसी भी पंक्ति का यदि आप व्याख्या करते हैं तो सर्वप्रथम आपको प्रसंग में इतना ज़रूर लिखना है। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि भारतीय किसान के भयंकर शोषण के कारण किसान की आँखें, जो कि अंधकार की गुहा यानी गुफा जैसी, सरीखी अर्थात समान, कि जो उसकी आँखें हैं किसान की, वो चिंता से दुख से कैसी हो गई है, आँखों में गुफा के समान गड्ढे हो गए हैं। वो एकदम गहरी गहरी आँखें हो गई है और उसमें एकदम अंधकार है, कालापन है और गुफा के समान गड्ढा हो गया है। उन आँखों से डरता है मन। अब कवि ये कह रहे हैं कि उन गड्ढों में धंसी हुई आँखें देखकर, जो कि अंधेरी गुफा के समान दिख रही है, और उसे देखकर कवि के मन में एक अज्ञात सा भय उत्पन्न हो रहा है। उसमें देखने से उन्हें डर लग रहा है, क्योंकि उन आँखों में देखने से भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। अब कवि कह रहे हैं कि उन आँखों में देखने से ऐसा लगता है कि उनमें बहुत दूर तक कोई कष्टप्रद दयनीयता, दारुण अर्थात कठोर। तो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि इन आँखों ने बहुत सारी तकलीफ़ों को सहा है। तो कह रहे हैं इन आँखों में देखने से कष्टप्रद दयनीयता एवं दैन्य दुख का नीरव रोदन। कह रहे उसमें देखने से पता चल रहा है कि उसमें कितना मौन रुदन भरा हुआ है। बिना कहे उस आँखों में बहुत सारा दर्द दिखाई दे रहा है, और उस दर्द को देखकर समझकर कवि उन आँखों को देखने से डर रहे हैं। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार, स्रदस वह खिसका। अब
मझधार यानी समस्याओं के बीच, कगार अर्थात किनारा, सदृश अर्थात समान। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि किसान का जो अतीत है, जो उसका जीवन बीता हुआ जीवन है अतीत, वो बहुत अच्छा था। वह सदैव स्वाधीन था। स्वाधीन यानी स्वयं पर अधीन था। उसका जीवन बहुत खुशहाल था। स्वाधीन कैसे था? उसके पास अपना स्वयं का खेत था। अभिमान भरा आँखों में इसका, उसकी आँखों में हमेशा स्वाभिमान छलकता था। एक किसान के लिए बच्चों उसका जो स्वाभिमान है वो क्या होता है? अगर वो खेती करता है, किसान का अपना खेत है, उसमें खेती करता है, तो वही उसका सबसे बड़ा स्वाभिमान है। तो कह रहे हैं कि पहले वो अतीत में वह स्वाधीन था, उसके पास अपने खेत थे, तो उस समय उसकी आँखों में स्वाभिमान छलकता था। छोड़ उसे मझधार में आज, संसार कगार सदस वह खिसका। लेकिन आज क्या है? आज की स्थिति क्या है कि वह अकेला पड़ गया है। आज उसे इस मझधार में छोड़कर, उसे बीच में छोड़कर जो संसार है उससे किनारा कर गया है, उसे एक तरफ करके उससे बहुत दूर चला गया है। जब किसी व्यक्ति का बुरा समय आता है तो लोग क्या करते हैं? उससे धीरे धीरे सारे रिश्ते खत्म कर लेते हैं। तो जब उस किसान का समय अच्छा था, वो स्वाभिमानी था, उसके आसपास खुशियाँ थी, तो लोग उसके साथ थे। परंतु जब आज वह तकलीफ़ में था, उसके पास कुछ नहीं बचा था, तो लोगों ने उससे क्या किया? किनारा कर लिया। तो बच्चों एक बार फिर से मैं इस पूरी पंक्ति को बता देती हूँ कि अंधकार की गुहा सरीखी। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि किसान के गड्ढों जैसी धसी आँखों में, जो कि गुफा के समान दिखाई दे रही है, जिसे देखने से कवि को अज्ञात भय उत्पन्न होता है। उसे पता है कि इसमें बहुत दूर तक कोई कष्टप्रद दयनीयता का दुख मौन रुदन भरा हुआ है, क्योंकि उसकी आँखों में भयानक गरीबी का दुख व्याप्त दिखाई दे रहा है। वह स्वाधीन किसान था, उसका अतीत बहुत अच्छा था, बहुत स्वाभिमान उसकी आँखों में झलकता था। परंतु जब उसका बुरा समय आया तो संसार ने उससे क्या किया? समस्याओं के बीच में छोड़कर उससे एक किनारा कर लिया, जिससे वह लोगों से बहुत दूर बहकर चला गया है। अब बच्चों दूसरी पंक्ति देखते हैं। लहराते वे खेत दृगों में, हुआ बेदखल अब वह जिनसे, हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण में। तो अब यहाँ पे लहराते यानी झूमते, दृग यानी आँख, दृग यानी आँख, बेदखल अधिकार से वंचित हो गया, उसके जीवन की हरियाली तृण तृण से। अब यहाँ पर तृण यानी तिनका। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि प्रसंग में बच्चों आपको वही लिखना है जो मैंने बताया। किसान जब अपने अतीत को याद करता है, जब उसके पास अपने स्वयं के खेत थे, तो अपने अतीत की यादों में खो जाता है और उसे क्या हो रहा है? उसके अतीत की यादें आ रही है उसे याद कि उसकी आंखों के सामने उसके लहलहाते खेत नज़र आ रहे हैं। जब उसके किसान अपनी खेतों में खेती करता था और लहराते फसल उसे फिर से नज़र आने लगते हैं। हुआ जब बेदखल वह अब जिनसे, जबकि अब वह उन खेतों से बेदखल कर दिया गया है, अर्थात ज़मींदारों ने क्या किया है? उसकी वह ज़मीन हड़प लिए, उससे वह खेत छीन लिया है। हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण में। अब वो कह रहे हैं कि कभी इन खेतों के तिनके तिनके में हरियाली लहराती थी तथा उसके जीवन को सुखमय बनाती थी। आज सब कुछ उससे क्या हो गया है? छीन लिया गया। आज वह खत्म हो चुका है, क्योंकि वह अपने खेत से वंचित हो चुका है और अपने अतीत के उन बातों को याद कर रहा है। आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकूनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। अब आँखों का तारा अर्थात बहुत प्यारा, ये मुहावरा है बच्चों कि आँखों का तारा होना अर्थात बहुत प्यारा होना। कारकून, कारकून का अर्थ है जमींदार के कारिंदे। तो यहाँ पर जो